नमस्कार मित्रों। आज फिर हम चर्चा करने वाले हैं उन लोगों से जो 1% क्लब में है। 1% क्लब आप जानते हैं, एलीट क्लब है हिंदुस्तान का। रिच, सुपर रिच, जो भी रिच बोल सकते हो, सुपर रिच ही है। यहाँ 80 करोड़ लोग अनाज लेते हो 5 किलो, उनके लिए तो सभी सुपर रिच है वैसे। लेकिन हिंदुस्तान की प्रगति को लेकर एक बड़ा काम किया गया, सरकार की तरफ से दावा किया गया, देश की तरफ से दावा किया गया कि हम लोग जो है नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं और स्टार्टअप की एक नई दुनिया शुरू हुई है। सरकार ने भी इसको बड़े बेहतर तरीके से बेचा, कहिए कि काम किया, सरकार ने मदद भी की है। और बहुत सारी बार हुआ कि वो जो स्टार्टअप थे उसमें से बहुत सारे यूनिकॉर्न भी बन गए। लेकिन मुझे लगता है कि वो यूनिकॉर्न, वो स्टार्टअप भी 1% क्लब वाले हैं। 99% स्टार्टअप्स की हालत या तो बेहतर नहीं है, उसमें से बहुत सारे डूब गए हैं, बंद हो गए हैं। ये सारे मसले हो रहे हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे इस प्रोग्राम में बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी में हम लगातार स्टार्टअप्स की सक्सेसफुल स्टोरीज पर काम करते रहे। और नीरज जी जो है, नीरज वाजपेयी जी, वो तो लगातार स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट भी करते रहे और बहुत कहानियां उन्होंने हमको सुनाई। लेकिन क्या स्टार्टअप्स वाकई उतने ग्रो कर रहे हैं? उनका जो दुनिया है वो उतनी चमकदार है, ब्राइट है, सिल्वर लाइनिंग है? इस सब पर चर्चा करेंगे नीरज जी के साथ। नीरज जी को आप जानते ही हैं, वो 1% क्लब के लोगों में से, वो जहां रहते हैं वो 1% क्लब में ही रहते हैं। तो आज ये जो स्टार्टअप्स का 1% है, इस पर चर्चा करते हैं। सर प्रणाम। सर नमस्कार। तो आप जो है ना सर, बिल्कुल वही काम करते हैं कि सारे जो अपने इंडियन पेरेंट करते हैं कि लड़के को चढ़ा दो एकदम पुदीने के पेड़ पे। तो वो जब बेचारा गिरता है उसको लगता है यार गलती तो इनकी थी, इन्होंने मेरे को चढ़ाया। नहीं सर, देखिए हम तो सच सच के साथ हैं। आप बुरा माने भला माने। बिल्कुल। सर हो क्या रहा है? ये इतनी जो चमकदार दुनिया आपने दिखाई, इतनी कहानियां आपने सुना दी हैं कि सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। वो तो मैं ही बच गया डूबने से, क्योंकि मैंने शुरू ही नहीं किया। 50% तो आप कर ही चुके थे, बच गए भी। बट ऑन सीरियस नोट सर, ये बड़ा काम है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान के बिजनेस को, बेरोजगारी, सब चीजों को एड्रेस करने वाला था। क्या हम वहां पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने सोचा था, या जिस सपने के साथ हम उड़े थे वो उड़ान की तरह से ही नीचे तो नहीं बैठ गए? विजय जी, मुझे लगता है कि हम कभी उस तरह से उड़े ही नहीं थे। मतलब सुनने में लोगों को लगेगा पता नहीं कैसी ये लोग बात करते हैं, लेकिन मैं स्टार्टअप कल्चर का बहुत बड़ा समर्थक हूं, उसको सेलिब्रेट करता हूं। लेकिन मेरी एक बहुत सीरियस कंप्लेंट भी है स्टार्टअप की दुनिया से कि हमारे यहाँ ज्यादातर स्टार्टअप जो है ना, बोरोड नॉलेज पे, बोरोड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वैसे स्टार्टअप की सफलता बहुत संदिग्ध होती है और वो आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप उधार के ज्ञान पर कोई चीज बनाते हैं तो ओरिजिनल अगर कोई चेंज कर देगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाती है, और वो होता रहता है। तो हमारे स्टार्टअप की दुनिया में बहुत सारे जगहों पे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी या तो सफलता ही संदिग्ध में है, या अगर वो चले भी तो जैसे कहा जाता ना चाइनीज प्रोडक्ट के लिए कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक, वो वाला हाल होता है। तो ज्यादातर प्रोडक्ट रात तक ही वाले हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे स्टार्टअप की दुनिया की है कि हम रियल काम करने की बजाय असेंबली कर लो, बाहर से कुछ ले आओ। मैं तो हमेशा आपको बताया भी था कि चाइना या यूरोपियन देशों में, अमेरिका, बहुत सारे जो बड़े लोग 1% वाले लोग घूमने जाते हैं, घूमने थोड़ी जाते हैं, बिजनेस आइडिया लेने जाते हैं कि वहां क्या चल रहा है, देख लो, समझ लो। और चीन इस मामले में बहुत माहिर है। वो तो जानता है कि हमारा जो टूरिस्ट आ रहा है वो बिजनेस आइडिया लेने आया है, टूरिज्म थोड़ी है। तो वो दे भी देते हैं और आपके यहाँ पे वो माल बिकता है। इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि आप उसको ये मान लेते हैं कि अब ये हमेशा चले, क्योंकि उधर को चेंज हुआ तो गड़बड़, और प्लस आपके जैसे 2 लाख लोग घूमने जा रहे हैं तो आपने कोई मोड क्रिएट नहीं किया, इसलिए दिक्कत होती है। तो पहली समस्या तो ये है कि हम लोग ओरिजिनल काम बहुत कम करते हैं। तो जैसे पीयूष गोयल जी कह रहे थे, हम लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप हैं हम उस पर काम नहीं करते, हम कंज्यूमर पे काम करते हैं। बिस्किट बना लो, इसको आइसक्रीम मैं बना लो। सर, एक चीज आपने पीयूष जी का नाम ले लिया, मैं आगे चलता
कि क्या सरकार की जो योजना, मैं सरकार को गाली देने के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन सरकार की योजना में ही ये जो प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, पॉलिसी बनाई गई, उसी में फ्लॉ था क्या? कि नहीं हमने R&D पर या नए काम पर फोकस करके स्टार्टअप को नहीं शुरू किया। हमने सोचा कि बस सब दुकानें खोल लें अपनी, उसको स्टार्टअप बना देंगे। नहीं, इसको इस नजरिए से मत देखिए। सरकार तो प्रमोट करती कि आप कोई ओरिजिनल काम कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया आपने बनाया, हमने उसको प्रमोट किया। सरकार आपको ये नहीं कह सकती कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करना है या आपको एआई का LLM बनाना है। वो ये इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि आप ये थोड़ी डिसाइड करोगे कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। नहीं, लेकिन जब असेंबलिंग को तो आप स्टार्टअप नहीं कहेंगे ना, ये तो सरकार को तय करना था ना। देखिए, सरकार स्टार्टअप इसलिए कह रही है उसको या इसलिए मदद कर रही है क्योंकि कुछ तो आप कर रहे हैं। अगर वो इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर डाल देगी कि नहीं आपने कुछ रिसर्च की है तभी मैं कहूंगा, तो 99.99% बाहर हो जाएंगे, तो आपको स्कीम ही फेल हो जाएगी, जो कि चलते हुए फेल हुई है। तो आप इसलिए केवल सरकार की 99% फेल हुए हैं। ये सरकार की मैं गलती इसमें नहीं देता हूं क्योंकि जी। सरकार तो भाई मदद कर रही है आपकी। प्रॉब्लम हमारे इकोसिस्टम की है कि उस इकोसिस्टम में काम क्या हो रहा है। हम आज गाली दे रहे हैं TCS को, इन्फोसिस को, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों की, आपने AI प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया। हम लोग हमेशा सर्विस कंपनी थे, प्रोडक्ट कभी बनाया ही नहीं। और वही चीज चल रही है। हम तो ऊपर देखते हैं ना कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बड़े लोग सर्विस कर रहे हैं, हम भी सर्विस करेंगे। हम प्रोडक्ट क्यों बनाए? क्योंकि प्रोडक्ट में रिस्क है, मेहनत है, पैसा है और सफलता 0.1% है। तो रिस्क उतना बहुत। रिस्क कौन ले? जब आसानी से काम चल सकता है तो उसका रिस्क कौन ले? इसका उदाहरण जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो एक हेडफोन बनाने वाली कंपनी थी जो ईयरफोन हेडफोन बनाती थी। उसने एक बढ़िया शुरू किया और शुरुआत भी कितनी मजेदार थी कि आप अगर आप एप्पल का लेंगे या सोनी का लेंगे या JBL का लेंगे, बोस का लेंगे। बोस एक इंडियन कंपनी है जो स्पीकर बनाती थी, वो विदेश चली गई। जी। अब उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं क्योंकि वो ओरिजिनल और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट महंगे हैं। तो आपके दिमाग में आइडिया आया कि इसका एक सस्ता मॉडल बनाया जाए, बना लो भाई। कैसे बनाया? सेम प्रोडक्ट आप गए चाइना से, आपने बनवा लिया और यहाँ आके बेचने लगे 10 गुना कम कीमत पे। तो भारतीय जनता जो मासूम है उसने फटाफट खरीदना शुरू कर दिया, उसको लगा बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने कहा ना कि वहां चीन कई लाख लोग घूमने जाते हैं हर साल, तो उसमें से कोई एक और गया, उसको लगा यार ये तो सही आइडिया है, जैसे ये भाई साहब लोग यही काम कर रहे हैं वहां पे, हम भी करेंगे यही, हम और सस्ते में करेंगे। बिजनेस धराशायी हो गया आपका, घाटे से नुकसान में आ गया आप, IPO डालना पड़ा आपको। ये कहानी घर घर की स्टार्टअप की है। डिसरप्शन हो रहा है क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे स्टार्टअप की दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि हम ओरिजिनल काम कम कर रहे हैं, हम असेंबली काम ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। कुछ लोग स्पेस टेक में काम कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग असेंबलिंग का काम जो है वो उसकी नैया तो डूबने ही वाली होती है, यूं वो कह सकते हैं। डूबेगी। अब जैसे देखिए, अमेजॉन ने अभी रिसेंटली क्विक सर्विस शुरू कर दी है उसने। उसकी वजह से जो तो पुराने दो दिग्गज हैं उनको भारी नुकसान होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो डीप पॉकेट है। टेक्नोलॉजी तो उन्हीं की है ना। ये जो आप देते हो मोबाइल पे कट 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 5 मिनट में कर, ये कहाँ से आया है? आपने डेवलप किया है क्या? वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो उन्हीं लोगों का है। उन्हीं का था। हाँ। जिसपे हम लोग ये भी बातचीत कर रहे हैं, यूट्यूब हमने बनाया क्या? तो हम ये बहुत बड़े यूट्यूबर बन के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बता दें, स्टार्टअप हमने किया है। आपने कुछ नहीं किया। जिस दिन यूट्यूब रूल चेंज कर देगा आप खत्म हो जाओगे। ये रिस्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग ओरिजिनल। IP है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरे पास है क्या? उसका नहीं है। ये है असली समस्या, और इससे निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग कम प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं प्रयास। नहीं, इसको फिर से मैं एक और बात समझ, आपने बात ठीक कहा कि सरकार किसी को दबाव नहीं दे सकती, लेकिन ये क्या सरकार का इमेज मेकिंग एक आइडिया था कि भाई इससे क्या होगा, क्योंकि 10,000 लोग करेंगे तो नीरज जी, विजय त्रिवेदी तारीफ करेंगे, भाई बहुत अच्छे स्टार्टअप चल गए, फेल होंगे नहीं होंगे। यदि आपने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, IP ये सब बातें की तो वो होंगे नहीं, तो फिर आप चर्चा करेंगे नीरज जी जैसे विद्वान लोग कि भाई ये फेल हो गया आइडिया। तो एक आसान रास्ते पर आपने कर दिया। अब नीरज जी बनाते थे ओरिजिनल आइडिया से गोभी के पकोड़े, और विजय जी ने कहा कि अरे गोभी के बना रहे थे, बैंगन के भी बना लेते, तो हमारा भी स्टार्टअप थोड़े दिन तो चल ही जाएगा। देखिए, समझे? जी जी, तो कंप्लीट करिए ये प्रश्न, फिर मैं बताता हूँ आपको।
नहीं, तो मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब ये समझना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ने जो किया, मैं गवर्नमेंट पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन वो भाई उनको क्या था कि नाराज, अब आप बेरोजगार घूम रहे थे, एक तो आप जैसे लोग परेशान करते हैं, उनका इतना लोग बेरोजगार है, तो उनका ठीक है ये स्टार्टअप शुरू कर दो, 10,000 रुपए दो, 50,000 रुपए दो, लाख रुपया दो, उसका 50% आएगा, वैसे भी एनपीए वाली सरकार है हम, तो क्या फर्क पड़ता है, ये कितना कर लेंगे। तो उसने एक ऐसी स्पेस दे दी, यदि उसके स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता, एक स्केल बनाई जाती, मान ली 100% नहीं कह रहा, लेकिन कहते हैं ये तो इतना तो होना ही चाहिए। मतलब भारत को क्या फायदा, देखिए उसका नुकसान क्या हो रहा है स्टार्टअप का, और आपने स्टार्टअप शुरू किए लेकिन आप मेक इन इंडिया पर नहीं जा पाए, इसको मैं बार बार ये असेंबल इंडिया कहता हूँ, सॉरी टू से। तो वो आप मेक इन इंडिया पर क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि पहला स्टेप तो स्टार्टअप इंडिया था। ठीक है ना, गलत कर रहा हूं तो आप बताइएगा, मेरे को जितनी समझ में आती है, तो जब स्टार्टअप इंडिया फेल होगा तो मेक इन इंडिया भी तो फेल होगा। जी, इसमें जो आपके इस समय रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे कल्याण सिंह जी की सरकार में। तो उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश कानून बना दिया। मेरी पहली मुलाकात उनसे तभी हुई थी। तो आपको याद होगा कि हाई स्कूल का रिजल्ट क्या आया था? हाँ, ज्यादातर लोग फेल हो गए थे, तो उसका खामियाजा भी भुगता था सरकार ने, क्योंकि बच्चों को हथकड़ी लगा दो, नकल नहीं करने दो। ये हमारे सिस्टम की पोल खोलने का बेस्ट एग्जाम्पल था जो राजनाथ सिंह जी ने किया था, कि आपने एक स्क्रू टाइट किया तो पूरा महल भरभरा के गिर गया। अब आपकी बात पे आते हैं कि मैंने शुरू में कहा कि अगर सरकार इसको इतना टाइट कर दे कि अगर आपका ओरिजिनल काम नहीं तो आपका स्टार्टअप नहीं है और कोई फंडिंग नहीं है, तो आप यकीन मानिए सरकार का फंड रखा रहेगा, कोई लेने नहीं आएगा, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे काम। 0.1% लोग काम कर रहे हैं। मद्रास IIT मद्रास में एक लैब बनाई, वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, गिन लोगे आप उंगलियों पे। ज्यादातर तो असेंबली का काम हो रहा है, ओरिजिनल काम ही नहीं हो रहा है। तो सरकार की मैं आलोचना के साथ ये भी कहूंगा कि अगर सरकार ये करने लगी, आप बताओ स्मार्ट सिटी कितनी बनी है इस देश में? सरकार की योजना थी ना स्मार्ट सिटी की, पहले टर्म में ही आके मोदी जी ने घोषित किया था, बनी गया स्मार्ट सिटी। और मैं तो ये भी कभी नहीं समझ पाया कि स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या थी। हर शहर में ब्रॉडबैंड है, हर शहर में नगर पालिका, हर शहर में इंटरेस्टिंग बात आपने की। अब मैं इस पे थोड़ा सा रास्ता अलग हो गया। मैंने स्मार्ट सिटी पर रिसर्च किया, मैंने कि भाई आपने जो सोचा, मैं भी तो सोचूं कि स्मार्ट सिटी में ही रहेंगे हम लोग। तो वो स्मार्ट सिटी में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? वो 100 स्मार्ट सिटी थी, वो जो मंत्री जी थे वो उपराष्ट्रपति भी बन गए, विदा भी हो गए, संन्यास भी हो गया, वानप्रस्थ भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं बने नहीं। ठीक है, अब वो उसको, लेकिन जब मैं अभी पिछले ही दिनों की बात है, 6-8 महीने में पहले पढ़ रहा था कि इसका स्टेटस क्या है, तो उसमें एक बहुत बारीक लाइन थी, ये आप जैसे विद्वान लोग ही करते होंगे सरकार में बैठ के। उनका ना स्मार्ट सिटी का आइडिया था, स्मार्ट एक शहर में एक इलाके को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करना। मतलब जब आपको कहा गया कि रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये इस प्रोजेक्ट में आ गया है 100 शहरों में, तो उसको रायबरेली को नहीं बनाना, रायबरेली के एक शहर में, दारागंज में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो चीजें हैं उनको पूरा करना है। उससे वो ये तय होगा कि भाई यहाँ ये चीजें चल रही है। हालांकि वो भी फेल हो गया। तब आप समझिए कि कैसे हम काम करते हैं। आपने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि मैं इससे आगे और खड़ा करता हूँ आपको। आज मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ। आप एक प्रधानमंत्री ने ग्राम गोद लेने की योजना बनाई, तो उसका क्या हुआ? वो तो छोड़ दीजिए, वो मैं उस गांव के भी बहुत जगह जाया है, मैं बहुत सारे गांव में। मैं इसी पॉइंट पे आपको ला रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे सरकार को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है सर, कि उसकी सफलता केवल नियम से हो ही नहीं सकती। स्मार्ट सिटी फेल, एक एक गांव गोद ले लो, सारे सांसदों को बोला गया पता नहीं लिया कि नहीं लिया, वो योजना खत्म, कोई बात नहीं करता, कोई उसकी रिपोर्टिंग नहीं है। हमने अपना इकोसिस्टम, अपना सिस्टम, समाज ऐसा बना रखा है कि आप जरा सा रूल टाइट कर दिए, वो स्कीम का फेल होना तय है, कोई शक ही नहीं। तो मोदी जी क्यों उसको फेल करेंगे भाई? उनको क्या ऐसी दिलचस्पी पड़ी है? आप स्वच्छता अभियान देखिए, स्वच्छता अभियान तो एकदम राजनीति से परे स्कीम थी। मतलब मुझे लगता है कि वो तो इंडिविजुअली हर आदमी को सफाई रखनी चाहिए। रखते हैं हम क्या? नहीं रखते ना। उसमें तो कुछ नहीं लगना था, फिर भी हमने फेल किया। तो अब मैं जो बात कहने वाला हूं, इसके वजह से लोग मुझे हो सकता है
चौराहे पे फांसी दे दें कि हम भारतीय मूलतः कामचोर लोग हैं, हमारा काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इंक्लूडिंग अस। लोग कहेंगे अपने को छोड़, हम अपने को जोड़ के कह रहे हैं, हम लोग हम मूलतः प्रोजेक्ट को फेल कामचोर। करने में डिस्टिंक्शन वाले लोग हैं। एग्जैक्टली, हमको मजा आता है कि इसको फेल करो। अगर स्वच्छता अभियान इस देश में फेल हो सकता है तो कुछ भी फेल हो सकता है। जी फिर शहरों की स्थिति देखिए, शहरों में सफाई के लिए कंपटीशन कराना पड़ रहा है कि किसका शहर ज्यादा साफ है। और वो जो कंपटीशन हो रहा है वो भी आजकल आउटसोर्स कंपटीशन है, मतलब आउटसोर्स कर रहे हैं जो सफाई कर रहे हैं लोग। अब वो म्युनिसिपैलिटीज नहीं कर रही हैं, नहीं, लोगों को पता नहीं। अब म्युनिसिपैलिटी केवल हमारे पैसा खाने के लिए है, बजट के लिए है, वो मेयर बनते ही आउटसोर्स करता है। सो ये जो समस्या है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको एक दूसरे नजरिए से भारत का निर्माण की तरफ देखना पड़ेगा। सरकारों से मैं पिछले 80 साल से उम्मीद कर रहा हूं और हम लोग उनको आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरफ भी आके देखा कि व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग, उस पर काम करने की जरूरत है। हम लोगों ने एक बार पिछले शो में किया था शिक्षा व्यवस्था पे, जी, तो लोगों ने बहुत देखिए रिएक्ट किया था उस पर, बहुत अच्छे से रिएक्ट मैं किया। अभी भी कह रहा हूं कि विजय जी, जब भी हम कोई शो करेंगे ना, तो हमको घूम के मूल पे जाना ही पड़ेगा, बिना उसके जाए संभव ही नहीं है। हम दिसंबर में बैठ के महंगाई की चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज हमें समझ में नहीं आ रहा है ही नहीं। वैसे ही स्टार्टअप कल्चर हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, हमारी बिजनेस इंडस्ट्रीज हो, हमारी बड़ी उद्योग, हम तो स्टार्टअप को क्यों कहें, हम तो बड़े बड़े उद्योगों को कह रहे हैं। क्या रिसर्च किया आपने, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट किसी बड़ी इंडस्ट्री ने बनाया है जिसको हम पूरे दुनिया में डंका बजा के बेच सकेंगे, उसका आईपी मेरे पास है, आप बताइए? नहीं है। इस कल्चर को बदलने के लिए सरकार और प्लस पब्लिक करे। अब सरकार कई बार पीछे क्यों हटती है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी बंद, पता नहीं चल भी रहा है कि बंद हो गया, ग्राम योजना बंद, सफाई तो खाली कंपटीशन के लिए हो गया साल में, क्योंकि सरकार एक राजनीतिक दल, उसको चुनाव लड़ना है। वो क्यों इतना मगजमारी करे कि नहीं मेरे को बदल ही डालना है पूरा। अरे मत बदलो यार, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा चुनाव के समय, तुम मुझे वोट दोगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसीलिए स्कीम बनाई गई है, तो मैं क्यों अपना इतना माथा पच्ची करूं कि आपको बदलना ही है मुझे? मत बदलो आप भाई। चलिए मेरे को अब ये समझाइए आप, पॉलिटिकल डिबेट की बजाय अभी हम जो केवल बहुत फोकस करके कि स्टार्टअप बहुत बड़ा इशू है, और जो अभी स्टार्टअप के डूबने की, बोट डूबने की, नाव डूबने की जो खबर आई, उसने मतलब मुझे इसलिए हिलाया कि भाई ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं इसको कोई सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं देख रहा कि हमारे स्टार्टअप कुछ जो अच्छे गिने चुने जो हम समझ रहे थे वो भी अगर डूब रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए और क्या स्टेटस क्या है आज स्टार्टअप्स का हमारा, ये तो समझाइए पहले आप। दो प्रश्न है इसमें, बहुत ही सही प्रश्न है। हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज तो ये है, हमें ये करना चाहिए कि अब यहाँ पे थोड़ा सा सरकार को, मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा इंटरवेन करना चाहिए इस दुनिया में, और लोगों से अपील के जरिए या ज्यादा इंसेंटिवाइज करके उनको ये बोलना चाहिए कि देखिए अगर आपने कोई आईपी क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी तरफ से अत्यधिक मदद है आपके लिए। अगर आप खाली असेंबली कर रहे हैं कि चीन से माल बनवा के और यहाँ बेच रहे हैं, तो हमारा फिर आप ये बिजनेस एज यूजुअल चांदनी चौक वाला बिजनेस है, फिर इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। चाइना बाल्टी ला के आप बेच रहे हैं, तो आप इसमें कौन सा महान काम कर रहे हैं। एक तो सरकार इस लेवल पे करे। दूसरा, स्टार्टअप की दुनिया के जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं आपके जरिए। देखिए आज से पहले यानी कोविड से पहले तक पूरी दुनिया में पैसा फ्री था। तो ये जो बहुत बड़े बड़े फंड है ना, जिनको आप, सॉफ्ट बैंक का आपने नाम सुना होगा, टेंसेंट का नाम सुना, बहुत बड़े बड़े फंड हैं जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं, और वो आके स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। अरे तुम कर रहे हो, ये लो 20,000 करोड़ लो और तुम इसको पानी में बहा दो, लेकिन बनाओ कुछ। इस मानसिकता से काम हो रहा था। कोविड के बाद 1-2 साल चला क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो थे, उसके बाद से ब्याज दरें बढ़ने लगी हैं। अब पैसे की एक कॉस्ट हो गई है, तो अब हमको चाहिए रिटर्न। जब तक जीरो था तब तक चला, तो फ्री मनी इज आउट ऑफ द सिस्टम नाउ। अब उस पैसे की एक कीमत है, तो इसलिए अब वो फ्री में दे नहीं रहे, तो इसलिए स्टार्टअप में और समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए। आप कुछ कर नहीं रहे तो फंडिंग बंद हो गई, जिसको क्या वो फंडिंग विंटर बोलते हैं आजकल। क्या अभी पैसा मिलता नहीं आसानी से। मुझे 1-2 लोगों ने अप्रोच किया कि मुझे कुछ फंडिंग दिला दो, मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ स्टार्टअप के। मैंने कहा भाई अपना भेजो, मैं आगे बढ़ा दूंगा, मैं तो करता नहीं हूँ।
तो जिनको मैंने बढ़ाया उन्होंने साफ कहा कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ओरिजिनल कुछ काम हो तो ही भेजना भाई साहब, ये बिस्किट चाय और प्लास्टिक का सामान या कुछ ऐसा मत भेजना मुझे, मैं देखूंगा भी नहीं उसको, रद्दी में फेंक दूंगा। गुलाबी ये लाइट हरी होने लग गई है थोड़ी देर में अपने आप। अब बत्ती जल रही है उनकी कि यार ये चलेगा नहीं जब तक ओरिजिनल काम नहीं करेंगे, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम हो रहा है। तो एक तो स्टार्टअप की दुनिया में अब खुद भी लोगों को सोचना चाहिए। तो जो बोट का एग्जांपल आप दे रहे हैं कि इतनी बढ़िया कंपनी नुकसान, उसका कहानी उसकी यही है कि आप असेंबली प्रोडक्ट बेचते थे, उसमें कोई आईपी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मोट नहीं है। एक बिजनेस हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोट। मोट का मतलब होता है कि आपको डोमिनेंस है उसमें और आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो है ही नहीं आपका चैलेंज। तो उस दुनिया में असर तो हो रहा है, लोग बाहर हो रहे हैं सिस्टम से। अब एक और मैं आपको बहुत बड़े स्टार्टअप का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत बड़ा स्टार्टअप है वो, उसकी हालत ये खराब हो रही है कि वो लिस्टिंग के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन था कि अब करें, 10 साल हो गए उनको, लेकिन वो प्रॉफिट भी नहीं है आज तक। अब चैलेंज है कि गुरु प्रॉफिट लाओ तो कराओ, तो उनके सामने पैसे की दिक्कत आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं, वहां बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हो जाए। जिस दिन छटनी ऑफिशियली हो जाएगी उस दिन हम लोग नाम लेके चर्चा कर सकते हैं। तो ये सबके सामने समस्या आ रही है, तो आप नहीं समझोगे तो सिस्टम आपको समझा देगा। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करे या रूल्स चेंज करे, और स्टार्टअप वाले खुद भी सचेत जाएं अभी भी, अदरवाइज बाहर से पैसा बंद तो आपकी दुकान बंद और असेंबली का काम चलेगा नहीं। चीन ने इसके उल्टा क्या किया है, डीप सीक बनाया, एक उन्होंने और एलएलएम मॉडल बना लिया है, अभी रिसेंटली खबर आई है। दूसरा, अब एक बहुत मजेदार बात आपको बता देता हूं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये कंपनियों को क्यों दिक्कत हो रही है इतनी। आप सर्विस कंपनी थे कि दूसरे प्रोजेक्ट पे आप अपने इंजीनियर लगा के काम करते थे। अब जिन कंपनियों को से आप काम लेते थे उन्होंने दो काम किए, तो जीसीसी बनाया उन्होंने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए भारत में, तो वो अपने ये लोग रखते हैं, वो आपके लोग ही नहीं लेते, खुद ही भर्ती कर लेते हैं। जो आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो ना, हमने अपना ही इंजीनियर रख लिया। तो पहला नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो नया एआई इंप्लीमेंटेशन आया उसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी बना ली। माइक्रोसॉफ्ट ने भी कंपनी बनाई, 6000 इंजीनियर की कंपनी बना रहे हैं वो, कि मैं खुद ही इंप्लीमेंट कराऊंगा, मुझे किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं। अब आप सोचिए क्या करेंगे आप। तो जितना काम जुगाड़ू आप करते रहेंगे वो काम खत्म होगा, और दोनों लेवल पे अगर पैरेलल काम नहीं हुआ तो हमारे स्टार्टअप की जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो बुरी तरीके से फ्लॉप होगा। और 0.1% की सक्सेस बहुत कम सक्सेस है, थोड़ी बढ़नी चाहिए। मतलब वैसे ही सक्सेस रेट कम है, और वो अब सर्वाइवल रेट भी, मतलब सक्सेस रेट के अलावा सर्वाइवल रेट एक कह लगे थोड़ा बहुत कर रहे थे, वो भी कम हो गई है। वेरी ट्रू। और एआई ने उसमें बहुत बहुत बड़ा डिसरप्शन कर दिया। अभी भी लोग एआई की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, एआई की वजह से और दिक्कत हो रही है। तो अब भी अगर आप एआई पर तो हमारे एक बड़े विद्वान साहब हैं, मैं नाम रुचिर साहब, उन्होंने कहा कि हम तो एआई में कहीं पर हैं ही नहीं, भारत। सही है, बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है, हम लोग एआई में कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या, फिर कैसे होगा। हम एआई, हम लोग एआई चलाना, फायदा कि हम उसके कंपटीशन में ही नहीं है तो हम फेल नहीं होने वाले। हाँ, जब कंपटीशन है तो फेल कहां से होंगे हम जब एग्जाम ही नहीं बैठ रहे हैं तो फेल होने की गुंजाइश ही नहीं है। एग्जाम में जो बैठ रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं कि बहुत पैसा लग रहा है, बहुत बिजली लग रही है, कंपटीशन बहुत है उनके यहाँ, शेयर की सवारी है, वो उनकी समस्याएं हैं। आपकी समस्या है कि आप उस एग्जाम में नहीं बैठे। इसको यूं कहूं कि क्या जो आपने शुरू में कहा, क्या ये डेमोक्रेसी का एक साइड इफेक्ट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बड़ा रिस्की काम है। मतलब एक साफ बात कर रहा हूं मैं, किसी सरकार एक के लिए नहीं बात कर रहा है, जो सिस्टम है हमारा, क्योंकि उन्हें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर आना है, तो वो उनके लिए पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक एजेंडा, पब्लिक जो थॉट प्रोसेस है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी। जो आप कह रहे हो कि कड़ा कर देंगे तो वो आएंगे नहीं, या फिर कैसे करेंगे। देखिए, इस बारे में मेरी बहुत स्पष्ट राय है, और अगेन लोग मुझे गालियां देंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये देश ओवर डेमोक्रेसी का शिकार है, यहाँ अत्यधिक डेमोक्रेसी है। मतलब इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। जब मैं कह रहा हूँ कि ओवर डेमोक्रेसी है ना, तो हर चीज में यहाँ पे उंगली करने की जो आदत है पब्लिक की, बंद होनी चाहिए। अभी तो देश में चर्चा हो रही है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, आप ओवर डेमोक्रेसी पर आ गए। अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम लोग, मुझे मेरी बात को समझे बिना मुझे एकदम ट्रोल करके फांसी में लटका देंगे। ये देश ओवर डेमोक्रेसी का शिकार है,
हर आदमी का हर चीज पे ओपिनियन है भाई, बात नहीं है। आप चौराहे पे खड़े हो जाइए, विदेश नीति की चर्चा सुन लीजिए 2 घंटे तक। वो तो विदेश नीति पे चर्चा नहीं, यदि उनको बैठा दिया जाए और सामने विदेश मंत्री जी को बैठा दिया जाए तो वो उनको पूरी ठीक से राय बता सकते हैं लेक्चर में। एग्जैक्टली मैं इसी को कहता हूं कि आप अपना काम जो कर रहे हैं उसको ढंग से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको विदेश नीति पे बहुत मालूम है, राम मंदिर पे 3 घंटे डिबेट करूंगा मैं, स्टार्टअप पे डिबेट करूंगा मैं। ये अधिकार सिर्फ जर्नलिस्टों को होना चाहिए कि क्योंकि उनका ये पेशा है, पेशा है, आता हमारा तो उनको काम भी है। नहीं है। आता हम कभी तो दावा नहीं करते कि हम लोग एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट कभी एक्सपर्ट नहीं होता, वो तो लेकिन उसको हमारा प्रोफेशन है। वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। जर्नलिस्ट जो है ना, एग्जैक्टली एक्सपर्ट नहीं होते, मैं उनको एक्सपर्ट नहीं मानता, एक्सप्लोर करते हैं इश्यूज को। तो कुछ लोग कहेंगे कि जर्नलिस्ट क्यों हर चीज में ज्ञान देता है? भाई जर्नलिस्ट का काम है, मेरा काम है ये, इसलिए मैं खाली क्वेश्चन करता हूँ। लेकिन जिसका जो काम नहीं नहीं, है और ये उसको ज्ञान भी नहीं है ना, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप जैसे आज स्टार्टअप पर बात कर रहे हैं तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम भी है। वेरी ट्रू। उसमें से बात सो सही है कि इस ओपिनियटेड सोसाइटी का सबसे बड़ा नुकसान ये, जो मैंने शुरू में कहा कि अगर मोदी जी कोई नियम टाइट कर दे, वोट कम, तुरंत गुस्सा लोग, तो क्यों रिस्क लेंगे हम भाई? आप हमें ये बताओ ना, मैं क्यों रिस्क लूंगा? हर शहर में बीएमसी जो नक्शे पास कर रही है, बीएमसी से मतलब बृहन म्युनिसिपल मुंबई कॉर्पोरेशन, लोकल कॉर्पोरेशन नहीं, बॉडी नगर पालिका या हाँ। विकास प्राधिकरण जो घर बनाने के नक्शे पास कर रही है, आप जाके चेक करिए वो कैसे पास कर रही है। ग्रीन बेल्ट का ध्यान रखा गया क्या? 15 फुट की रोड पे घर कैसे पास कर दिया आपने? क्यों? क्योंकि अगर वो टाइट कर देंगे, नहीं साहब इससे इससे नीचे में नक्शा पास ही नहीं होगा, लो साहब अगली बार हम आपको मेयर ही नहीं बनाएंगे। मेयर नहीं बनाई। अब क्या करें हम, हमको तो मेयर बनना है। तो ये एक ऐसा मुर्गी अंडे वाली समस्या खड़ी हो गई है। तो मैं चूंकि आम आदमी हूं, तो मैं तो कहता हूँ इधर से शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, ठीक बात कर रहे हैं आपने, बीएमसी का उदाहरण भी ठीक है दिया। आप ही हमारे ममदानी साहब हैं तो जी लेकिन एक लास्ट पॉइंट पर बताइए कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रास्ता हो सकता है? ये दोनों एक्सट्रीम चीज है कि सरकार उसको टाइट करेगी तो, और जो स्टार्टअप वालों का भी तो, उनके फेल होने से उनका भी तो नुकसान है ना। वो रोज मतलब कितना बड़ा नुकसान होता है, और वो कुछ खुद को भी वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि वहां से कुछ नया क्योंकि एक बार स्टार्टअप शुरू किया तो बड़े मालिक जैसे, और गाड़ियां वाड़ियां पंखा वंखा 100-200 लोग लगा दिए। अब वो फेल हो गया तो फिर उनको समझ में भी नहीं आता कि क्या करें जिंदगी में भी। बहुत रिस्क नहीं लेते वो दोबारा करने में। नहीं, क्यों ले रिस्क? जब पैसा एक बार बन गया तो मैं रिस्क क्यों लूं? ये भी तो सोचो आप। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं ऑप्टिमिस्टिक इस सेंस में हूं कि मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट करता हूं या देश में घूमता हूं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि लोग थोड़ा सजग हो रहे हैं। उनके अंदर ये भावना आ रही है जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं गुस्से में सोच रहा हूँ, वैसे वो भी सोचते हैं यार कि नहीं, कब तक ये गड़बड़ चलती रहेगी, कुछ ठीक करना पड़ेगा, और वो खुद ठीक कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने इंडिविजुअली प्रयास करते हुए देखा है कि जो काम वो करना चाहते हो, जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर कर रहे हैं। स्टार्टअप के अलावा भी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और सरकार के लेवल पे भी थोड़ा प्रयास तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा और जरूरत है, क्योंकि सरकार तो पॉलिटिकल है तो इसलिए वो कम प्रयास करेगी, करेगी। लेकिन थोड़ी चीजें बदलाव हो रही हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँ कि जब तक दोनों साइड से नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा, एक साइड से होगा नहीं। लेकिन मुझे फिर वही घूम फिर के बात आती है, मुझे लगता है अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े चेंज की जरूरत है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। बचपन से अगर आपकी नींव खराब हो गई, आप एक थिंकर नहीं बने, आप नई चीज सोच नहीं रहे हैं, तो मुश्किल है। आप बने बनाए सिस्टम में पार्ट होके चल जाती पूरी जिंदगी अपने देश में, थोड़ा अलग सोचने की जरूरत है। 30 करोड़ का देश अमेरिका है, वहां मतलब 12वीं तक की शिक्षा फ्री है, वहां अपने यहाँ पैसा देके भी उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। तो समाज डेवलप करना पड़ेगा। मैं समाजशास्त्र के विद्यार्थियों में कहता हूँ पॉलिटिक्स समाज का डेरिवेटिव है, जैसा समाज वैसी राजनीति। वैसी तो राजनीति। समाज को चेंज करने की जरूरत है, हर इंसान को सोचने की जरूरत है कि कैसे हम बदलें। चीज अपने आप बदल जाएगी ना। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि अपने पॉलिटिशियन से आप ये पूछो कि तुमने ये सड़क क्यों नहीं बनाई, वो पुल क्यों नहीं बनाया, या स्कूल। वो अरे क्यों टूट गई? मैं उसका लाभार्थी हूं, तो मैं क्यों पूछूंगा? मैं उससे क्यों पूछूंगा? मैं तो लाभार्थी हूं उसका। इसलिए यहां पे प्रॉब्लम है। तो वो नैरेटिव्स चलिए, बदलने की जरूरत है। चलिए आपने बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए हैं, तो इस पर सर चर्चा होनी चाहिए। गंभीर, लेकिन मेरे को इस पर चिंता है कि भाई स्टार्टअप जो है ना, देश की इकोनॉमी में कुछ मदद कर सकते थे। देश की
नेशन बिल्डिंग में भी मदद कर सकते थे, ऐसा मैं सोचता था। नहीं नहीं, लेकिन आप निराश मत होइए, सोचिए आप, लेकिन आप ये सोचिए कि 100 स्टार्टअप है तो 100 के 100 वही काम कर रहे हैं, नहीं, उसमें 2 बढ़िया काम कर रहे होंगे, 98 उसमें से नहीं अच्छा काम कर, 98 में 8 अच्छी प्रयास के बाद फेल हो जाएंगे और 90 खाली नकली काम कर रहे हैं इसलिए फेल हो जाएंगे। ये है रियलिटी। चलिए सर, देखते हैं क्या होता है, सरकारें भी क्या देखें और स्टार्टअप्स वाले भी क्या देखें, इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। नीरज जी को सुनिए, थोड़ा सा बात को समझिए और हम लोग भी सवाल खड़े करें तो शायद कुछ स्थिति बेहतर हो। सर बहुत बहुत गंभीर का शुक्रिया। जमाना नहीं है, रील का हाँ, जमाना है, रील का जमाना। समझो आप। अब आपने जाते जाते ऐसा ज्ञान दे दिया उनको कि वो जो गंभीर हो रहे थे वो भी रील ही बनाएंगे। मैं तो सच बोल रहा वो हूँ। हो सकता है कि नीरज जी को सुन के 30 सेकंड की रील बना दे कि स्टार्टअप कैसे चलाना चाहिए। हाँ बना दो, बहुत अच्छी बात है, बट वो भी असेंबल है, कॉपी करके बनाओगे आप। तो वो ज्यादा चल जाएगा ना इस शो से तो। एग्जैक्टली। चलिए सर, यस थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला और बहुत गंभीर विषय में, मुझे लगता है ये बहुत सीरियस नोट पर सरकार को और देश को सबको सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहने के साथ थोड़ा जागरूक भी रहिए। बिल्कुल।